हेलो एंड वेलकम बैक टू साक्षी फिजिक्स। यार देखो, आज की वीडियो से ना हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा मेरा लॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ से तकरीबन 10 से 12 वीडियो का लेक्चर सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग पूरे लॉज ऑफ मोशन को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, साथ के साथ जितने भी तरह के इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो सब हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, जो कि जेईई मेंस में आते हैं या आए हैं या आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं। तो जितने भी तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये जितने भी तरह के फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस किसी भी बॉडी पर कैसे लगते हैं, ठीक है, बॉडी के किस पॉइंट पर लगते हैं, लगने के बाद, फोर्स लगने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं जैसे आप लोग काइनेमैटिक्स पढ़े होंगे, तो काइनेमैटिक्स में मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, ये एक ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी हमने दी है कह दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी तो हमने दिया, ठीक है, इसमें जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन कैसे डेवलप हो रहा है इस बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ये एक्सेलरेशन आता क्या है। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, बट एक्सेलरेशन आया कैसे। ठीक है, एक्सेलरेशन के पीछे का कारण क्या है, वो कारण को समझेंगे। तो कारण होता है फोर्स। ठीक है, किसी भी मोशन में, किसी भी बॉडी के मोशन में अगर फोर्स आ गया, फोर्स अगर लग रहा है, वैसे यहाँ दिख नहीं रहा है आपको फोर्स लग रहा है, बट फोर्स यहाँ पर कहीं कहीं है, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। तो हम लोग वही चीज को पढ़ेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन आता है, कैसे हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के हेल्प से कैसे हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मेरा लेक्चर फ्लो क्या होगा आज का मेरा लेक्चर फ्लो क्या रहने वाला है। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्सेस में आने के पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है फोर्सेस को समझने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कि इस चैप्टर में हम लोगों को कितने तरह के फोर्सेस पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स के द्वारा जो 3 इक्वेशंस दिए गए मोशन के, वो कौन कौन से होते हैं। तो इन 3 बातों के, इन 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स में जो हम लोग पहले टर्म के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मेरा इनर्शिया। क्या है मेरा? इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है? तो मान लीजिए कोई भी बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है अगर वो पहले से रेस्ट पर है, या अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहना चाहती है, वो अपने स्टेट को नहीं चेंज करना चाहती है। इसी चाहत को मतलब जो भी बॉडी जिस भी स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। इसी चाहत को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, ठीक है, वो बाइक रेस्ट पर है, आपका दोस्त जो है वो बाइक चला रहा है, ठीक है, आप उसके पीछे बैठे हैं, चलाने वाला है, मतलब अभी वो स्टार्ट नहीं कर रहा है बाइक, ठीक है, रेस्ट पर है, आप उसके पीछे बैठे हैं। तो मान लीजिए आपका दोस्त क्या करता है, वो जो एक्सीलरेटर होता है, वो जो रेस होता है, वो अचानक से इंक्रीज कर दिया, अचानक से दे दिया। तो क्या होता है कि आप जो पीछे बैठे हो, तो वो पीछे आप गिरने लगते हो। क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, या अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लें, तो जैसे बस है, ठीक है, मूविंग बस, ट्रैवलिंग बस, जो हम लोग जो शहरों में होते हैं, आप वो बस में खड़े हैं, ठीक है, वो बस का जो ड्राइवर है वो क्या करता है, वो अचानक से ब्रेक मार दिया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपका बॉडी जो अभी स्टेबल था, जब बस मूव कर रही थी तो बॉडी आपका स्टेबल था, तो आपका बॉडी क्या हुआ, अचानक से आगे की तरफ गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इनर्शिया के वजह से होता है। जैसे बाइक वाले एग्जांपल पर आप लोग पीछे की तरफ गिर रहे थे, जो बंदा पीछे बैठा हुआ है,
वो पीछे की तरफ गिर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले से उसकी बॉडी क्या थी, रेस्ट पर थी, तो उसकी बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है। लेकिन जब अचानक से किसी ने उसमें रेस दे दिया गाड़ी में, तो गाड़ी आगे की तरफ मूव करी, लेकिन बॉडी तो रेस्ट पर ही है, इसीलिए वो बॉडी पीछे की तरफ गिरती हुई दिखती है। बट एक्चुअली में बॉडी पीछे नहीं जा रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, बॉडी वहीं पर है, बाइक आगे जा रहा है, जिस वजह से जो ग्राउंड पर बंदा है उसे ऐसा लग रहा है कि बॉडी पीछे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इनर्शिया काम करता है। जो भी बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहना चाहती है, अपने स्टेट को वो चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक है, और बस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, बस वाले एग्जांपल में बॉडी अभी मोशन में है। ठीक है, तो बॉडी मोशन में हैबिचुएटेड हो चुकी है, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से ब्रेक मार दिया। तो जब अचानक से ब्रेक मारा तो इसी चेंज को बॉडी क्या करी, अपोज, इसी चेंज को बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई और वो आगे की तरफ गिर गई। मतलब एक्चुअल में यहां पर भी बॉडी आगे की तरफ नहीं गिर रही है, बॉडी वहीं पर है, बट बस रुक जा रही अचानक से। तो बस रुकने की वजह से बॉडी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी आगे की तरफ गिर रही है, बल्कि जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि बस रुक जा रही है और बॉडी मोशन में है। तो मोशन में है, बॉडी मोशन में है और बस अचानक से रुक जा रही है, तो ऐसा लगता है कि बॉडी आगे की तरफ गिर रही है। ठीक है, और बाइक वाले एग्जांपल में भी ऐसा ही लगता है कि बॉडी पीछे की तरफ गिर रही है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि बाइक आगे की तरफ मूव कर रही होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी हिल स्टेशन गए होंगे, तो वहां पर क्या होता है, बस जाती है और रोड क्या होते हैं, बहुत घुमावदार होते हैं, टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं। तो वहां पर क्या करता है ड्राइवर जो है, वो अचानक से स्टीयरिंग को मोड़ लेता है। ठीक है, जैसे कि टर्न आता है वो अचानक से स्टीयरिंग को मोड़ लेता है। तो होता क्या है, वहां पर जो भी बंदे बैठे हुए होते हैं बस में, वो अचानक से खिड़की की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसे करके मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि बॉडी अभी मतलब स्ट्रेट लाइन में, जैसे मान लीजिए ये रोड है आपका, ठीक है, ऐसे रोड जा रहा है और अचानक से रोड ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो मेरी बॉडी बस अभी मान लीजिए यहाँ पर है, तो मेरी बॉडी को लग रहा है कि मेरी बॉडी अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो इस डायरेक्शन में ही मूव करना चाहती है। बट यहाँ पर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने क्या करा, अचानक से टर्न ले लिया। तो मेरी बॉडी तो यही चाहेगी कि वो इस डायरेक्शन में ही मूव करे, बट ड्राइवर ने बस को टर्न कर दिया, इसीलिए मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है खिड़की की तरफ। ठीक है, इसलिए मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, जबकि यहाँ पर भी बॉडी शिफ्ट नहीं हो रही, बॉडी उसी डायरेक्शन में है, बल्कि बस शिफ्ट हो रहा है। तो बस के शिफ्ट होने की वजह से ऐसा लगता है कि बॉडी शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया, कि बॉडी अपने जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज अ प्रॉपर्टी of a body in which if the body is at rest or in uniform motion, it will continue its state of rest or of uniform motion. ठीक है, it is a property of a body in which if the body is at rest or in a uniform motion, it will continue its state of rest or of uniform motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहना चाहती है। It will oppose the change in their state। ठीक है, वो लोग अपने स्टेट में चेंज नहीं चाहती है। अब वो लोग अपने स्टेट में चेंज नहीं चाहते, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तीन तरह के इनर्शिया होते हैं मेरे पास। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है मेरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
अब ये एक्चुअल में ये कोई 3 टाइप्स नहीं है, ये इनर्शिया का मतलब ही है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने बात करा कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। जो बॉडी अगर पहले से रेस्ट में है, वो बाइक वाला एग्जाम्पल, तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है, वो बॉडी मोशन में नहीं आना चाहती है। ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे बस वाला एग्जाम्पल, तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है, वो अपने मोशन में चेंज नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कि मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो नहीं चाहती है कि मैं रेस्ट पर आ जाऊं, ठीक है। तो उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो पहाड़ वाला एग्जाम्पल, ठीक है, बस वाला। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ बाइक, ठीक है, इसमें लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ बस, एग्जाम्पल ऑफ हिल स्टेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इट डजंट वांट एनी चेंज। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन इट विल अपोज इट्स चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब वो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही मूव करना चाहता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। अब एक और चीज बात करते हैं कि इनर्शिया का पैरामीटर क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम लोग इनर्शिया को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। अगर मान लीजिए पीवाईक्यू, अगर मान लीजिए एमसीक्यू में आता है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज मैक्सिमम इनर्शिया, चारों का मास दिया हुआ, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, सिंपल, और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इनर्शिया के बारे में। बेसिक टर्म्स में जो मेरा दूसरा टर्म है वो है मोमेंटम। मोमेंटम, अब ये मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम का मतलब है किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, कोई भी बॉडी अपने अंदर कितना मोशन कंटेन की हुई है, उसे कहते हैं मोमेंटम। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति अमीर है या गरीब है, आप कैसे बताओगे, तो आप बताओगे कि उसके पास नेटवर्क उसका कितना है, उसके पास कितना पैसा है, मतलब इसी तरह से तो आप बताओगे कोई भी व्यक्ति कितना अमीर है कितना गरीब है। मतलब अमीरी या गरीबी किसी भी व्यक्ति का उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, इस चीज से आप बता रहे हो, ठीक है। तो मतलब अमीरी का फैक्टर क्या हो गया, अमीरी का फैक्टर हो गया, प्रोस्पेरिटी का फैक्टर हो गया कि पैसा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना अमीर है, ठीक है। उसी तरह से मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम का मतलब होता है मोशन, कंटेन्ड इन मोशन। किसी भी बॉडी के पास कितना ज्यादा मोशन है, कोई भी बॉडी अपने अंदर कितना मोशन कंटेन की हुई है, वो बताता है मेरा मोमेंटम। मोमेंटम किसी का अगर ज्यादा होगा तो उसके अंदर मोशन कंटेंट ज्यादा है, वो ज्यादा मोशन कर सकती है। अगर मोमेंटम कम होगा तो वो कम मोशन कर सकती है, उसके अंदर मोशन कंटेंट कम है, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें अगर, तो लिखेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मोशन है वो किस चीज से पता चलता है, वो मोमेंटम से मालूम चलता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा P इक्वल्स टू mv, ठीक है। यहां पर P क्या है, P है मेरा मोमेंटम, V क्या है मेरा वेलोसिटी, और m क्या है मेरा मास, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए किसी दो मोशन में किसी की वेलोसिटी ज्यादा है किसी की वेलोसिटी कम है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी ज्यादा होना मोमेंटम ज्यादा होगा ऐसा नहीं होता है। जबकि होता क्या है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, किसी भी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए किसी की वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। या आपसे ये पूछा जाए किसी का अगर मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है ऑलवेज। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तब मोमेंटम ज्यादा होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, बल्कि ये सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, हो सकता है उसका मास कम हो,
ठीक है। अगर किसी भी में बॉडी का मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं हो तो उसका वेलोसिटी कम हो। हाँ, अगर मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है किसी भी बॉडी का दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अदरवाइज उसका मोमेंटम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का मेजरमेंट हम लोग मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से करते हैं, सिर्फ मास से नहीं करते हैं या सिर्फ वेलोसिटी से नहीं करते हैं। ठीक है, अब तीसरी टर्म के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो है मेरा फोर्स। ठीक है, क्या है? फोर्स। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो फोर्स का अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बचपन से हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि पुश और पुल ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी को धकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। ठीक है, सही बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी भी बॉडी में अगर हम लोग फोर्स का पूरा इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो हमें उसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? हमें उसमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, साथ ही साथ डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है भैया, तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। तीसरा हम लोग को मालूम होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि वो फोर्स जो है किसी भी बॉडी पर किस पॉइंट पर लग रहा है। तो हमें अगर ये तीन चीज पता है तब हम कह सकते हैं कि हमें फोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता है। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते हमें ये चीज पता है, ये चीज नहीं पता है। ठीक है, तो हमें अगर फोर्स मालूम होना चाहिए, अगर हमें फोर्स पता करना है तो हमें तीनों चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, वो क्या होता है? पहला है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है? m इंटू जी या फिर g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है, यही चीज पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, यही सब चीज करना है हम लोगों को। दूसरा है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेंशन फोर्स। ऐसे इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहला पार्ट पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स पहले। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। इसी में तीसरा पढ़ेंगे हम लोग स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। चौथा हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। और बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग इन चार फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। फिर जो तीसरा तरह का मेरा फोर्स आता है वो होता है मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चौथा है मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो मेनली ये चार तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर और भी बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इसी चार फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और भी फोर्सेस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, लेकिन उन्हें हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ इस चार फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग फोर्सेस के बारे में इतना जानते हैं कि इतने तरह के फोर्सेस होते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग ये फोर्सेस को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इन फोर्सेस को पढ़ना इतना आसान नहीं है। ये न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, या इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, या जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स भरे पड़े हैं, जो प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, उनके बीच जो फोर्सेस लगता है वो होता है मेरा न्यूक्लियर फोर्स। तो इन फोर्सेस के ऊपर अभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इन फोर्सेस को भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लिया और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या कहता है, समझते हैं इसको? ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, वो इनर्शिया वाला एग्जांपल, या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे इफेक्ट नहीं करता हो। जैसे मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर अभी किसी स्टेट में रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, लेकिन मैंने इसे क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसे मूव करवा दिया। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये मार्कर तो चाह रहा है कि वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये अपने स्टेट को चेंज कर पा रहा है। ठीक है, चाहता है ये स्टेट पर ही रहना, चाहता है ये रेस्ट पर ही रहना, मगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसे अपने स्टेट को चेंज करना पड़ रहा है।
या मान लीजिए अगर ये मार्कर है, ये अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इस तरह से, तो मैंने बाहर से कोई फोर्स लगाया और इसे रोक दिया, तो ये मार्कर जब पहले यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तो ये चाहेगा कि अब मैं अपने यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करूं, बट बाहर से फोर्स लगने की वजह से ये अपने स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहना चाहती है, जब तक तब तक कब तक वो अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगी, जब तक करे तब तक करेगी जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे अफेक्ट नहीं करे। तो इसका अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लिखेंगे इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन it will continue its state of rest or of uniform motion unless and until any external force applied on it। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। कब कब तक वो रहेगी, जब तक कि बाहर से until and unless, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लग जाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, इसको पहले समझते हैं। ये कहता है कि force applied on any body is equal to rate of change of linear momentum। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है, इसको इक्वेशन से समझते हैं। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, ये एफ नेट फोर्स एक्सटर्नल, किसी भी बॉडी पर जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पी क्या है, वही मोमेंटम जिसके बारे में हम लोगों ने बात करा। और अच्छा, ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मतलब दो तरह के मोमेंटम होते हैं। एक होता है वैसा मोमेंटम जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, तब उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। दूसरा होता है मेरा एंगुलर मोमेंटम, जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है या कर्व पाथ में मोशन कर रही हो, तब होता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर क्या है मेरा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये होता है, ये है मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे चैप्टर में हम लोग इस इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको और फर्दर डिसॉल्व करते हैं कि इसको और किसी फर्दर स्टेट में सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। मेन तो मेरा ये हो गया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब अगर इसको हम लोग और कुछ फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम लोग लिखेंगे डी, पी की जगह पर क्या लिखे, एम इंटू वी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, वही तो हो जाता है मोमेंटम, बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन आ गया। तो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। पहले मास को बाहर करेंगे और dv बाय dt। ठीक है, फिर वेलोसिटी मेरा बाहर आएगा, फिर dm बाय dt। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक स्पेशल केस आता है, मार्कर चेंज कर दिया जाए, स्पेशल। इसमें एक स्पेशल केस आता है, इफ m इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है फिर क्या होगा, ये तो मेरा है ही। ठीक है, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है ही। फिर क्या होगा, अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, dm बाय dt, ये क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा, जीरो ही होगा ना।
तो अगर dm बाई dt जीरो है तो हम लोग नेट एक्सटर्नल फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? नेट एक्सटर्नल फोर्स को लिख सकते हैं, ये तो मेरा टर्म जीरो हो गया dm बाई dt, ये m इंटू dv बाई dt, और ये m, ये dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, वेक्टर साइन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मेरा एक स्पेशल केस है। तो कोई आपसे पूछे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है? तो आप बोलोगे हाँ। नहीं भाई, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ये है, ये उसका स्पेशल केस है। ये जो है ये स्पेशल केस है। कब? जब मेरा मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बोलो सर मास तो कांस्टेंट होता है, मास कहाँ चेंज कर रहा है? मास भी चेंज करता है। अगर किसी भी बॉडी में मोशन बहुत ज़्यादा आ जाए, मतलब वो बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन हो जाए, तब उस बॉडी में मास में भी चेंज आता है। तो ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मेजरली केस में ये कांस्टेंट रहता है, बट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसा वहम में मत रहिए आप लोग कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइट की स्पीड की कंपैरिजन हो जाए, तो मास भी वेरी करता है। तो इसीलिए अगर कोई आपसे कहे या किसी क्वेश्चन में ऐसा आया है कि F इक्वल टू एम ए, क्या ये सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन है? तो ये नहीं है सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, ये उसका स्पेशल केस है। सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ये है या फिर ये है, इसको हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करें तो ये भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो कि ये है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन या फिर ये सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन। क्या है? फिर से समराइज कर देते हैं एक बार इसको। सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन कहता है मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, और लीनियर मोमेंटम मतलब कि सिंपल सी चीज है। ये है मेरा सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ जो इक्वेशन हम लोग देखे थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं इसे? ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्यों ऐसा कहे? ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था, तो हमने उसमें इनर्शिया की डेफिनेशन को देखा था। क्या था वो? वो ये कि जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है, या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो वो जो इक्वेशन आ रहा है, वो जो इसका डेफिनेशन आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो इनर्शिया की डेफिनेशन से ही आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लॉ ऑफ इनर्शिया दिखे तो उसका मतलब वही हुआ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है मेरा? इसका अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो हम कहेंगे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इस लॉ का उतना यूज आता नहीं है, बस डेफिनेशन इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या होता है इसका मतलब? समझते हैं इसको। आता नहीं है तो फिर भी समझना तो पड़ेगा। किसी भी एक्शन, कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो उसके बदले में एक रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस पाम से इस पाम में फोर्स लगाया, तो जब मैंने फोर्स लगा रहा जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये पाम जो है इस पाम पे फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है, ऐसे करके। तो बदले में ये पाम भी इस पाम पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ। ये पाम क्या किया? इस पाम पर फोर्स लगाया इस तरफ, ये राइट पाम। तो लेफ्ट वाला पाम भी इस तरफ फोर्स लगाएगा उसके बदले में। ऐसा नहीं है कि अगर ये पाम इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये चुपचाप बैठेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये भी फोर्स लगाएगा और इसके अपोजिट लगाएगा, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो वो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इस पाम ने इस पाम पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये पाम इस पाम पर
10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब ये पाम अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये पाम इस तरफ फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। ये होता है मेरा एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसी को कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये भी, अगर मान लीजिए मैंने बोर्ड पर फोर्स लगाया तो इस पाम से मैं अपने बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं जो कि अंदर की तरफ है, तो बदले में बोर्ड भी मेरे इस पाम पर फोर्स लगाएगा जो कि बाहर की तरफ होगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसीलिए कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहीं पर कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है, वो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगी। सीधा इतना मतलब और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ये एक्शन रिएक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज हैं? पहला तो है मेरा बोथ फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। दूसरा मेरा प्रॉपर्टी है एक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब अगर मैं अभी इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं तो बदले में ये बॉडी, ये बोर्ड भी मेरे पाम पर फोर्स लगाएगा अब भी। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर फोर्स अभी लगा रहा हूं तो ये बाद में फोर्स लगाएगा। जिस समय एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है उसी समय दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगी। मतलब दोनों एक साथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी पर फोर्स अभी लग रहा है तो वो दूसरी बॉडी पर बाद में फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं है, एक साथ फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है मेरा इट इज अ टू बॉडी इवेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्सेस लगेंगे ये दो अलग अलग बॉडी पर लगेंगे। मतलब ये जैसे मेरे पास ये पाम है, ये पाम से मैं अपने इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं तो यहाँ पर दो बॉडी कौन कौन सा हुआ, एक तो ये मेरा पाम हुआ, दूसरा ये बोर्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग बॉडी, ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी पर फोर्स लग रहा है, अलग अलग बॉडी पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अलग अलग दो बॉडी पर फोर्स लगना चाहिए, तो इसलिए इसे कहते हैं टू बॉडी इवेंट। और फोर्थ और मेरा लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेचर ऑफ फोर्सेस मस्ट बी सेम। जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो नॉर्मल फोर्स था, टेंशन फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा होगा तो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो अगर मान लीजिए वो फोर्स नॉर्मल फोर्स है तो दूसरी बॉडी पर भी पहले बॉडी पर नॉर्मल फोर्स ही लगाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक हम नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करेंगे और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे, या ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करेंगे और दूसरा स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है, दोनों फोर्सेस का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नेचर मस्ट बी सेम। इसके एग्जांपल हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर को समझते कैसे हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर को समझते कैसे हैं कि किसी दो बॉडी में अगर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं तो हम कब कहेंगे कि वो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन हैं या नहीं है, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये था मेरा आज का पूरा लेक्चर जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को कवर करा और इक्वेशंस ऑफ मोशन को कवर करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इस लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आने वाले सेशंस में हम लोग जो फोर्सेस था, जो मेरा टाइप ऑफ फोर्सेस था उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, टेंशन फोर्स था, उस फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे फोर्सेस क्या होते हैं, बॉडी पर कैसे लगते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।